सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है आज, ठीक है। उसका नाम है आरएनए समीकरण, ठीक है। आइए पढ़िए क्या होता है आरएनए समीकरण, ठीक है। K = A E-EA/RT, ठीक है। यह हमें पता है क्या क्या होता है। K मालूम है आपको, वेग नियतांक है। A क्या होता है, आरएनएस नियतांक। क्या होता है ये, आरएनएस नियतांक। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति गुणांक। इसी को अपन क्या बोलते हैं, संघट्ट गुणांक। मैं लिख देता हूं, चलिए। ये जो K है ये होता है वेग नियतांक, आपको पता ही है वेग नियतांक होता है। A जो होता है ये है आरएनएस गुणांक, ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक, या इसको अपन बोलते हैं संघट्ट आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको, संघट्ट आवृत्ति, ठीक है भाई। यानी इसको अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये होता है रेट कांस्टेंट। दिस इज आरएनएस फैक्टर, आरएनएस फैक्टर। इसे अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको अपन बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो EA होता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। इसे अपन बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। R पता होता है, ये होता है गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और T जो होता है ये होता है ताप, दिस इज टेम्परेचर। ये है आरएनए समीकरण, यानी जो आरएनए साहब ने दी थी। K = AE⁻EA/RT। बात ठीक है ना। रेट कांस्टेंट है पता है, R गैस कांस्टेंट है पता है, T टेम्परेचर है पता है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। आरएनएस गुणांक बोलते हैं A को, A से आरएनएस कांस्टेंट हो गया, आरएनएस फैक्टर हो गया, इसको आवृत्ति गुणांक बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसी का एक और नाम है संघट्ट आवृत्ति या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। सर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि वो Z होता है। बेसिकली वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मैंने कहा था कि A और B के बीच जो टक्कर होती है उसे अपन बोलते हैं ZAB। ये आवृत्ति अपन ने वहाँ पढ़ा था, संघट्ट आवृत्ति बेसिकली ये A ही होता है। A और Z एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आरएनए साहब ने कहा, यानी उन्होंने अभिक्रिया के वेग को सक्रियण ऊर्जा और ताप के साथ समझाया। अब अपन इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए, हमारे पास एक इक्वेशन है K = EA/RT, ठीक है। हम यहाँ से इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद में हम उसका एक वक्र भी खींचेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आएगा K/A = RT। मैंने क्या किया है, A को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, K के नीचे लेके गया हूँ और इसकी पावर ऐसे कैसा है। अब जैसे ही मैं इसका लॉग लूँगा, मैं यहाँ पर इसका लूँगा नेचुरल लॉग, ठीक है। जैसे ही लॉग लेंगे यहाँ से ये जो एक्सपोनेंट है ये ख़त्म हो जाता है और क्या आता है -EA/RT। यानी जब जैसे ही मैं दोनों साइड के अंदर में लॉग लूँगा तो लॉग लेते के साथ में जो चरघातांकी रूप होता है, यानी जो आपका ये कांस्टेंट, जो आपका ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, इसे अपन चरघातांकी रूप बोलते हैं, ये हट जाएगा और ये -EA/RT के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन अब एक नई इक्वेशन डराइव करेंगे, देखेंगे क्या होगा। यहाँ से इसको हम लिखेंगे ln K - ln A। ये जो ln होता है इसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। मैथमेटिक्स में इस ln को लिखा जाता है log बेस E। मैथमेटिक्स में इसको क्या लिखा जाता है, log बेस E। हम केमिस्ट्री के अंदर में इसको ln लिखते हैं, इसे अपन कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -EA/RT। ये आपका एक फॉर्मूला डराइव हुआ है, दिस इज, ये होता है आपका log m/n = होता है log m - log n। तो मैंने क्या किया है, ये जो K/A है ये फॉर्मूला लग गया है m/n के अंदर में, तो क्या हो जाएगा log K - log A = -EA/RT, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ट्रांसफर करके मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेचुरल log K = -EA/RT + ln A। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है भाई। आप याद करिए, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स वाले स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर में हमने एक वक्र पढ़ा था, उसकी इक्वेशन थी y = -mx + c, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनता है, y और x में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं
तो ये नेगेटिव स्लोप आता है, ठीक है। यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये जो अंतखंड होता है वो सी होता है, और जो इसका ढाल है यानी जो इसका स्लोप होता है, ठीक है, वो नेगेटिव है तो माइनस का m आ जाता है, ठीक है भाई। ये जो स्लोप है वो माइनस का m आता है। तो सेम ग्राफ वो का वही है, इसको देखेंगे मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। ये नेचुरल लॉग k और 1/t, मैं 1/t में ग्राफ खींच रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है माइनस EA/RT, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ माइनस EA/R इंटू 1/t। तो मैं 1/t में ग्राफ खींचूंगा तो इसका भी ये नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है, ऋणात्मक ढाल आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये अंतखंड है ये हो जाएगा नेचुरल लॉग A, और जो इसका जो ढाल है, ठीक है ना, इसका जो नेगेटिव स्लोप जो आएगा वो आएगा माइनस EA/R। बोलो बात ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से ढाल क्या आ जाएगा आपका माइनस EA/R आ जाएगा, सही है ना। अब क्या है कि अपन इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। हम इस नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसा आएगा देखेंगे। हमें पता है जब भी कभी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2.303 k इक्वल्स टू माइनस EA/RT, यहाँ से आएगा प्लस 2.303 log A, ठीक है। ये नेचुरल लॉग को हम किस में बदल दिया, हमने लॉग में बदल दिया, ठीक है भाई। तो ln k क्या हो जाएगा, 2.303 log k हो जाएगा। ये जो ln a है ये क्या हो जाएगा, 2.303 log a हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस सभी के अंदर में किसका डिवाइड कर रहा हूँ, 2.303 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर में मैंने डिवाइड किया है किसका, 2.303 का, इक्वल्स में माइनस EA/ ये RT है, इसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं इस संख्या का, और ऐसे ही मैं डिवाइड कर रहा हूं इसमें भी 2.303 का। बोलो बात सही है कि नहीं है। यहां से क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी log k इक्वल्स टू माइनस EA/2.303 RT प्लस का log A। यानी यहाँ से हमारे पास फिर से एक और ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ क्या है देखेंगे आप, ठीक है। ये है आपका log k, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 1/t, वापस से नेगेटिव स्लोप आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंतखंड है वो आएगा log a, और जो इसका ढाल आएगा, ठीक है, जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस EA/2.303R, ठीक है कि नहीं है। यानी पिछले वाली इक्वेशन के अंदर में नेचुरल लॉग था, इस बार हमारा क्या है, लॉग है। ग्राफ बिल्कुल सेम बना है, लेकिन जो ढाल है उसकी वैल्यू बदल गई है। पहले सिर्फ माइनस EA/R था, इस बार माइनस EA/2.303R है। और जो यही जो चीज़ है ना, यही आपके न्यूमेरिकल के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक है भाई। आपका जो ये जो फॉर्मूला है ये आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। आपको कोई वैल्यूज़ देंगे, हो सकता है कि आपको ढाल याद करवा लें, सेकंड ऊर्जा आपको दी जाएगी, या फिर आपको ढाल गिवन हो और आपसे सेकंड ऊर्जा पूछी जा सकती है और एक ग्राफ पूछा जा सकता है। तो आर्यनीय समीकरण में केवल दो बातें हैं, या तो आपसे पूछ सकते हैं ये ग्राफ, या पूछ सकते हैं आपसे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस पे बनेगा, इस पे बनेगा जो मैंने आपको ये जो पढ़ाया है, इसके अंदर में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, हालांकि हमें वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद ही करना होता है, लेकिन अपन उस फॉर्मूले को डराइव करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले को अपन व्युत्पन्न करेंगे। उस फॉर्मूले पे अक्सर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स में आता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन्स में भी उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अपन देखते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है ना, आर्यनीय समीकरण वाला k इक्वल्स टू माइनस EA/RT, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे k/A इक्वल्स टू कुछ ऐसा। अगले स्टेप पे मैं क्या करूँगा, वही लॉग लूँगा, दिस इज नेचुरल लॉग k/A, तो ये माइनस EA/RT आ जाएगा। अगले स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये ऐसा हो जाएगा माइनस EA/RT, ठीक है। हमें पता ही है कि जो log m/n होता है दैट इज log m माइनस log n होता है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ लग गया है। और अगले स्टेप में आ जाएगा ln k इक्वल्स टू माइनस EA/RT
नेचुरल लॉग ए प्लस ln a हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ए। ये हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिएगा, यदि ताप T1 है तो वेग नियतांक कितना हो जाएगा, K1, और यदि ताप T2 है तो वेग नियतांक कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि वेग नियतांक हमें पता है, जो वेग नियतांक है वो T पे डिपेंड कर रहा है। अगर भैया ताप T1 है तो वेग नियतांक K1 हो जाएगा, ताप T2 है तो वेग नियतांक K2 हो जाएगा। बात सही है ना? अब हम इन दोनों की हेल्प से दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग K1 माइनस AA अपॉन आर T1, ठीक है, प्लस का नेचुरल लॉग A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग K2 माइनस AA अपॉन आर T2 प्लस का नेचुरल लॉग A, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाऊंगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देंगे तो क्या होगा, देखते हैं, अपन इसको माइनस करते हैं, ठीक है। यह है आपका ln K2, नेचुरल लॉग K2 माइनस करना हमें नेचुरल लॉग K1, इसमें से यानी कि माइनस AA अपॉन आर T2 प्लस नेचुरल लॉग A, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, इस वाली वैल्यू को, माइनस AA अपॉन आर T1 प्लस का नेचुरल लॉग A, ये हमें माइनस करना है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा, ln K2 नेचुरल लॉग K2 नेचुरल लॉग K1, इसको हम सॉल्व करेंगे EA अपॉन आर T2 प्लस ln A, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। यहां से देखेंगे कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल, नेचुरल लॉग A प्लस का नेचुरल लॉग A माइनस का। अगले स्टेप में नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू को मैं पहले रख दूं, इस वाली वैल्यू को मैं बाद में रख दूं, तो क्या आ जाएगा, EA अपॉन आर T1 माइनस EA अपॉन आर T2। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, नेचुरल ये जो लॉग है वो K2 अपॉन K1 हो जाएगा। जैसे हमने K अपॉन A को खोल के ऐसा लिखा था, ऐसे ही मैं इस वाली वैल्यू को इसमें लिख दिया मैंने अपॉन में, तो ये क्या है, K2 माइनस K1 जो है अपॉन में आ जाएगा। इनमें से कॉमन क्या है, EA अपॉन आर कॉमन है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगले स्टेप में मैं इसको नेचुरल लॉग को लॉग में बदलूंगा, तो 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स में EA अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और जो लास्ट आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो है लॉग K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है लॉग वेग नियतांक ज्ञात करने का। आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर में इस फॉर्मूले पे क्या होगा, जैसे आपसे कहेंगे कि कोई एक रिएक्शन है 273 केल्विन ताप पर, जैसे आपको T1 कहा, वो ऐसे बोलेंगे 273 केल्विन ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग x है। फिर आपसे बोलेंगे कि जब उसका ताप 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, यानी 273 से 283 केल्विन पर किया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। वो क्या बोलेंगे, किसी रिएक्शन के अंदर में कोई जो ताप है 273 केल्विन है, बढ़ाकर वो 283 केल्विन करते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, 2 गुना। तो हमें उस न्यूमेरिकल में करना क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस K2 को मैं क्या लिखूंगा, 2K1, क्योंकि K1 तो प्रारंभिक वेग नियतांक है, तो जब आपने 10 डिग्री बढ़ाया है तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो रहा है, तो मैं K2 वाली वैल्यू को क्या लिख दूंगा, 2K1, और बाकी सारी वैल्यूज आपके पास में फॉर्मूले के अंदर में रख देंगे आप लोग। यहाँ पे 273, यहाँ पे 283, आर आपको पता होता है, और हम इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात कर लेंगे, सेकंड ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। और जो लॉग वाली वैल्यूज हैं वो लॉग मैं आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ कि किसी रिएक्शन में लॉग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे एंटी लॉग फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो के अंदर में आरएनए समीकरण जो है वो समझ में आ गया होगा। इस आरएनए समीकरण में 3 चीज़ें बनती हैं। पहला, आरएनए समीकरण आपसे ग्राफ पूछेंगे, सेकंड आपसे ढाल का कोई न्यूमेरिकल पूछेंगे, और तीसरा जो है वो आपसे पूछ सकते हैं इस वाले फॉर्मूले पर आपका न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। अब आपका इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है आपका सेकंड ऊर्जा, ठीक है। फिर ये आपका
जो केमिकल काइनेटिक्स लेसन है ये आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, हम इसको समझेंगे। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है आपका ये सक्रियण ऊर्जा। हालांकि इसका एक अलग वीडियो बन सकता था, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको अपन इसी में शामिल कर लेते हैं। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको अपन ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये है आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसे अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और ये है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां पे देखेंगे हम कि यहां पे अभिकारक है AB प्लस C, यहां पे बन जाता है AC प्लस B। यहां पर ये जो एनर्जी है ये होती है ER यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की ऊर्जा है। और यहां से मैं इसको बताऊंगा EP, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी ये उत्पादों की ऊर्जा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे मैं बोलता हूं डेल्टा H। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, आप देखेंगे डेल्टा H जो होता है वो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करेंगे। आपको खुद नहीं लग रहा कि ये तो कम है और ये ज़्यादा है? तो अगर ज़्यादा में से, ये तो कम है और ये ज़्यादा है, अगर कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो भैया आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी, यानी ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये ऊष्माक्षेपी का ग्राफ है। ठीक है भाई, अभी जो रिएक्टेंट है ना, ये जो क्रियाकारक हैं, इनको उत्पाद में बदलने के लिए पहले इस पहाड़ पे चढ़ना होगा। इसको अपन बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं तो ये A डॉट डॉट B डॉट डॉट C ऐसा बनाता है। इसका मतलब ये है कि या जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो A और B के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है और B और C के बीच का बॉन्ड बनने लगता है। इसको अपन बोलते हैं सक्रियत संकर। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियत संकर बोलते हैं। इसे अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो क्रियाकारकों को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को अपन बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियण ऊर्जा। तो मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं किसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा? क्रियाकारक अणुओं को सक्रियत संकर बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय संकर बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। बात सही है कि नहीं है? अरे हमें पता है किसी भी रिएक्शन के अंदर में सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा बराबर नहीं होती। बात सही है। कुछ अभिकारक अणु जो आपस में टक्कर कर पाते हैं उन्हें अपन सक्रिय अणु बोलते हैं। कुछ अभिकारक अणु जो आपस में क्रिया नहीं कर पाते उन्हें निष्क्रिय अणु कहते हैं। तो जब ये सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। वो जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो किनको मिलती है? जो निष्क्रिय अणु होते हैं। बात सही कि नहीं है? सक्रिय कौन होते हैं? जिनमें टक्कर हो सकती है, जिनमें संघट्ट होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, निष्क्रिय वो होते हैं जिनमें आपस में टक्कर नहीं हो सकती। तो जब सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करते हैं तो उनसे ऊर्जा बाहर निकलती है। वो ऊर्जा किन्हें प्राप्त होती है? निष्क्रिय अणुओं को। फिर निष्क्रिय अणु उन ऊर्जा को प्राप्त करके परस्पर टक्कर करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि उत्पाद बनता है। बात ठीक है। जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है वो उत्पाद में बदल जाते हैं, और जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होती है वो आपस से अभिकारक ही रहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर पहुँच गए, अगर इस सक्रिय संकर की ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज़्यादा है तो ये उत्पाद में बदलेगा, और अगर इस सक्रिय संकर की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है तो वापस से अभिकारक में बदल जाएगा। इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा की जो बेस्ट डेफिनेशन आती है वो क्या है? जो सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो होती है दहली ऊर्जा माइनस औसत गतिज ऊर्जा यानी औसत ऊर्जा। ठीक है भाई, यहां से परिभाषा क्या बनेगी कि दहली की वह न्यूनतम अधिक की ऊर्जा, भाई कम से कम चाहिए होगी और वो कितनी एक्स्ट्रा चाहिए उसे मैं क्या बोलूंगा? वह न्यूनतम अधिक की ऊर्जा जो दहली यूर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं को प्राप्त करनी पड़े जिससे वो उत्पाद में बदल जाए। भाई सिंपल सी बात है, आप यूँ समझिए कि किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए 8 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। समझिए, किसी अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए 8 जूल
ऊर्जा की आवश्यकता है वो तभी बदलेगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज़्यादातर अणु हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 6 जूल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो वो कितनी ऊर्जा कम है जो उन्हें प्राप्त करनी है जिससे कि उत्पाद में बदलें, वो कितनी है, 2 जूल। 8 - 6 बराबर 2 जूल। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़े जिससे कि वो उत्पाद में बदल सके। मैं फिर बोल रहा हूँ, वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं को प्राप्त करनी पड़े जिससे कि उत्पाद में बदल जाए, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो अभिकारक अणु कम बनेंगे उत्पादों में, अभिक्रिया का वेग कम होगा। अगर मैं इस अवरोध को छोटा कर दूं, जैसे कि अपन उत्प्रेरक मिलाते हैं तो छोटी हो जाती है, तो अगर सक्रियण ऊर्जा कम है तो अभिकारक अणु फटाफट से किसे में बदलेंगे, उत्पाद में बदलेंगे, और आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, वो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जो ये वाला ग्राफ है ये किसके लिए है, ऊष्माक्षेपी के लिए है। अगर मान लीजिए मुझे ऊष्मा शोषी के लिए ग्राफ बनाना हो तो क्या बनेगा, थोड़ा सा जरा सा उल्टा बनेगा। ये ऐसा करके ये वाला पीक पॉइंट ऊपर होता है, यहाँ पर ये ऊपर ये नीचे होता है, यहाँ पे ये नीचे वो ऊपर होता है। ये क्या होगा, वही AB + C, यहाँ क्या है AC + B। ये तो है आपका रिएक्टेंट की एनर्जी, और जो ये है आपका प्रोडक्ट की एनर्जी। बात सही है ना। इनका डिफरेंस निकालोगे ΔH होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सक्रिय संकर बनेगा। इसको अपन बोलते हैं EA। क्या बोलते हैं इसको अपन, EA। तो यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा है, ΔH क्या होता है, EP - ER। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसे अपन बोलेंगे ऊष्माशोषी। तो ये ग्राफ 2 प्रकार का हो सकता है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो कुल मिला के आपसे जो इसमें पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ पूछ सकते हैं, आपसे आरएनए समीकरण पूछ सकते हैं, आरएनए समीकरण पे ग्राफ पूछ सकते हैं, और आरएनए समीकरण पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। इसके साथ ही आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाता है। इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, और इसको टाइम पे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।